नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपनी बात चल रही थी वोकेबलरी के सेक्शन के ऊपर, और एक हल्का फुल्का एक सरफिशियल लेवल जो आपका बनता है उसी की अपन बात करने जा रहे हैं, जहां से आपका एक +2 लेवल का सिंपल वोकेबलरी पार्ट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज अपन बात करेंगे वहां पर कंफ्यूज्ड वर्ड्स की, जिन्हें अपन रॉन्गली यूज्ड के नाम से भी जानते हैं आपका। लेकिन सबसे पहले मैं इसे टाइटल वही देना चाहूंगा आपका, कौन सा? कंफ्यूज्ड का। और इसके साथ में आपको इसे देखना है। देखिए जरा, आज के इस टॉपिक के अंदर आपको स्पेशली एक बात का ध्यान रखना है कि ये शब्द सारे कैसे रहेंगे, आपके मिलते जुलते से रहेंगे। ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ये हो जाए, नहीं, इसका तो स्पेलिंग वो रहेगा, इसका उच्चारण ये रहेगा या दूसरे वाला रहेगा, लाइक दैट। ऐसी बातें आपकी जहन में दौड़ती हुई मिलेंगी। इसे अपन भ्रामक शब्द भी कह सकते हैं, भ्रमित करने वाली शब्दावली कह सकते हैं। आपका गलत तरीके से भी इन शब्दों का यूज करने का अंदेशा अक्सर वहां पर रहा करता है। कई बार एक अक्षर का फर्क होता है, दो का हो जाता है, कई बार खाली इंटोनेशन और एक्सेंट या फिर प्रोनाउंसिएशन का फर्क भी वहां पर देखा जाता है। अब ये कंफ्यूज्ड के अंदर हमें कई शब्द दो के रूप में सीखने हैं, कई तीन के रूप में सीखने हैं। तीन वालों की संख्या तादाद काफी कम रहेगी और दो वालों की संख्या वहां पर ज्यादा रहेगी। तो बिना वक्त जाए किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड्स को। पहला जो शब्द है आपका, जो 2 बार आपकी एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, एक तो आपका प्रिंसिपल इस तरीके से, और जो दूसरा शब्द है वो प्रिंसिपल आपका इस तरीके से। ये लीजिएगा। अब यहां पर ये जो प्रिंसिपल का पार्ट आपके पास में आ रहा है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका वहां पर? प्रधानाचार्य। देखिए यहां पर क्या क्या शब्द आ सकते हैं, प्रधानाचार्य कह दीजिए, या फिर आप इसको क्या पढ़ सकते हैं आपका? प्राचार्य। बात वही है, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और वो क्या रहेगी आपके लिए कि जब आप यहां पर प्रधानाचार्य बोल रहे हैं तो क्या आप प्रधानाचार्य ऐसा बोल सकते हैं क्या? प्राचार्य बोल रहे हैं तो क्या प्राचार्य ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कोई भी डेजिग्नेशन आपका, कोई भी पदनाम होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, उसका कोई लिंग नहीं होता कि ये पुल्लिंग में है कि ये स्त्रीलिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एज ए ट्यूटर, एज ए प्रीचर, एज ए टीचर, एक तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं, तो चाहे वो आपका फीमेल हो या फिर मेल हो, उसे टीचर ही कहा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जेंट टीचर है या लेडी टीचर है, ये कहना गलत होगा आपका। जैसे कलेक्टर की आप बात करते हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि ही कलेक्टर और शी कलेक्टर, ये आपने बना लिए जुगाड़ पद्धति के साथ में, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी पद का नहीं होता है। एक कांस्टेबल है तो उसे आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेल कांस्टेबल है, ये फीमेल कांस्टेबल है। हां, वहां पर जब आपका डिस्क्रिमिनेशन आपको किन्हीं अन्य आंकड़ों के लिए चाहिए होता है कि यहां पर कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, तब भले ही आप बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब इस डेजिग्नेशन की जो स्टैंप बनेगी, जो सील बनेगी, जो मुहर बनेगी आपकी, वो भी वहां पर हिंदी में बनाने पर प्रधानाचार्य ही होगा, चाहे वहां पर उस पर पुरुष काबिज होता है या फिर आपका महिला इस पद पर काबिज होती है। तो आप प्रधानाचार्य या प्राचार्य अगर ऐसा कहते हैं तो यह सरासर आपका गलत बोला जाएगा। इसके साथ में इस शब्द को आप क्या कह सकते हैं? प्रमुख कह सकते हैं, या फिर इसे मुख्य के तौर पर पढ़ा जा सकता है, प्रधान के तौर पर पढ़ा जा सकता है। सारे शब्द मिलते जुलते हैं आपका, लेकिन नीचे वाले शब्द में और ऊपर वाले शब्द में फर्क देखिए। यहां क्या लिखा हुआ है? PAL लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा हुआ है? PLE लिखा हुआ है। ये स्पेल में इसके डिफरेंस वहां पर आता है। और जब नीचे वाले को आप पढ़ते हैं तो इस टर्म को आप वहां पर क्या कह देंगे? आपका सिद्धांत कह देंगे। ये फर्क रहता है। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? हमसे यहां पर ये स्पेलिंग है उसका सिंपल मीनिंग पूछ लिया जाता है, या फिर इसके अंदर इसका यूज पूछ लिया जाता है कि ब्लैंक स्पेस के अंदर कौन सा आने वाला है। इस अर्थ के आधार पर या तो इसे लिखवा लें या इसके आधार पर इसका अर्थ वहां पर आपसे पूछ ले। चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। आपका अगला शब्द आपके पास में है वो 3 के साथ देखते हैं अपन। एक वर्ड है RIGST, दूसरा वर्ड है आपका RITE, और जो तीसरा शब्द है वो आपका है WRITE। इस राइट को आप पढ़ें तो क्या कहेंगे? इसे आपका सही कह दें या फिर दाया या दाहिना कह दें, और इसी के साथ में इसका एक मीनिंग आप और निकालते हैं, कौन सा? अधिकार। ये भी यहां चला जाता है। फिर अगले की अपन यहां बात करते हैं तो इसे अपन क्या कहेंगे? जो धार्मिक कर्मकांड हो सकता है या अनुष्ठान हो सकता है या धार्मिक कोई क्रियाकलाप हो सकता है, वो सारे इसमें लिए जाते हैं आपके। ये अनुष्ठान के रूप में भी लिया जा सकता है, इसे आप कर्मकांड के रूप में भी ले सकते हैं,
इसे आप क्रियाक्रम के रूप में भी ले सकते हैं, वो सब का सब किससे जुड़ा हुआ? आपका रिलीजियस नेचर से या फिर धार्मिक प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाएगा। हालांकि तीनों में फर्क है, अनुष्ठान अलग होता है, कर्मकांड अलग होता है, क्रियाक्रम अलग होता है, लेकिन रिलीजियस नेचर के लिए इन तीनों के लिए कॉमन में वर्ड कौन सा आ जाएगा? राइट आ जाएगा। फिर यहां पर ये राइट है, इसे अपन पढ़ते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? आपका लिखना कहा जाएगा। अब ये तीनों अलग अलग हैं, यहां पर मुझे इतने सिंपल वर्ड के साथ में समझाना क्या था वो चेक करना जरा। अगर आप इन शब्दों को देखते हैं तो इन तीनों ही शब्दों का उच्चारण जो निकलता है वो उच्चारण क्या है? आपका राइट है। इस तरीके से पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे? आपका राइट पढ़ेंगे। ये सर। अब ये तीनों की स्पेलिंग अलग आ रही है, उच्चारण सेम आ रहा है, मीनिंग आपका क्या आ रहा है? वहां पर अलग आ रहा है। तो इसके लिए आपको दो शब्द और देखने हैं और इसी क्रम में ही आपको मैं करवा देता हूं ताकि दिक्कत ना रहे आपकी। अपना एक शब्द ये है स्टोरी, और इसमें जो दो बातें बतानी है वो इनके साथ ही जोड़ दूंगा मैं, और यहां पर भी वर्ड क्या है? स्टोरी। अब देखो मैं यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखता चलूंगा। इंग्लिश में इसे अपन प्रोनाउंसिएशन के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं, स्टोरी, और नीचे वाले में अपन ऐसा लिख सकते हैं, स्टोरी। और जब यहां पर इस टर्म को अपन पढ़ते हैं तो ये टर्म किस में गया? आपका स्टोरी, और यहां पर स्टोरी। अगर हिंदी के हिसाब से आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें एक ही मात्रा क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए, दीर्घ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब आप इसे हिंदी अर्थ में लेकर जाएं तो इस स्टोरी को क्या कह देंगे? आपका कहानी कह देंगे, और इस स्टोरी का मीनिंग क्या निकाल लेंगे? आप मंजिल निकाल लेंगे। ठीक है। अब यहां मंजिल का मतलब ऐसा नहीं आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गंतव्य क्या, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहां मंजिल का मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत है, लाइक दैट वैसा है। यहां ये पहला जो पार्ट आ रहा है ये वर्ड फॉर्मेशन के अंदर क्या कहलाता है? वहां पर आपका स्पेलिंग कहलाता है। इसे क्या पढ़ देंगे आप? स्पेलिंग। और स्पेलिंग को इन हिंदी आप क्या कह सकते हैं? वहां पर वर्तनी कह सकते हैं। फिर ये जो दूसरे वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहां मैंने हिंदी में लिखा इसे, आपका यहां इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन दोनों के लिए कॉमन में टर्म यही डालेंगे अपन, कौन सा? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, बल्कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या बनना है? आपका प्रोनाउंसिएशन बनना है। और प्रोनाउंसिएशन को अगर अपन हिंदी में कहना चाहें तो बता दीजिए इसे क्या कहा जाएगा? उच्चारण कहा जाएगा। लास्ट ये वाला पार्ट, इसे अपन क्या पढ़ देंगे? आपका मीनिंग पढ़ देंगे। और मीनिंग को अगर अपन हिंदी में कहते हैं तो बता दीजिए मीनिंग को हम हिंदी में क्या पढ़ देंगे? आपका अर्थ पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? आपका अर्थ। अब आप देखिए इन दोनों शब्दों का जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग कैसा है? आपका डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है। यहां लिख देता हूं, ये चीज कैसी है? आपकी डिफरेंट है। और इसके मीनिंग पर चलिए, अर्थ देखते हैं तो अर्थ भी आपको क्या मिलेगा? वहां पर डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। लेकिन जब आप यहां बात करते हैं इसके उच्चारण की तो यह उच्चारण आपके पास में कैसा है? वहां पर सेम रहने वाला है, यह ध्यान देना है। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा शब्द, अमूमन दो ही होते हैं, लेकिन कुछ कैसे जैसे जैसे कि अपन ने पीछे पढ़ा, देखो यहां पर शब्द अपने पास कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कई बार ये 3 भी हो सकते हैं आपका। तो 2 या 2 से ज्यादा ऐसे शब्द जिनका स्पेलिंग या वर्तनी का भाग अलग होता है, जिनका मीनिंग या अर्थ का भाग अलग होता है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उनका जो उच्चारण है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिल्कुल सटीकता के आधार पर सेम रहना चाहिए। फोनेटिकली भी, ट्रांसक्रिप्शन के तौर पर भी ज्यादा चेंजेस नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्हें अपन वन वर्ड के तौर पर एक वर्ड दे सकते हैं, और वो वर्ड अपना बनता है होमोफाउन। क्या बोला जाएगा उसे? आपका होमोफाउन। देखिए इसका उच्चारण मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, होमो, और फिर यहां पर टर्म है फाउन। इस तरीके से, मतलब ऐसे शब्द जिनका साउंड क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ये जो वर्ड आया ना आपका इसके साथ में जुड़कर, कौन सा? फाउंड वाला, ये किससे रिलेट करता है? वहां पर साउंड से रिलेट करेगा या फिर ध्वनि से रिलेट करेगा। चलते हैं अगले शब्द पर। आपका नेक्स्ट वर्ड आपका नंबर 8 का, ये देखिएगा यहां पर अपना टर्म आता है इलिसिट। अब थोड़ा थोड़ा लेवल इनहांस करते चलिए। ये जो वर्ड है इसे इलिसिट नहीं पढ़ेंगे, इलिसिट। ये जो 2 एल आए हैं वो साथ में ही उच्चारित आपके किए जाएंगे। इलिसिट का मतलब होता है जब आप गैर कानूनी या फिर अवैधानिक कार्य करते हैं, गैर कानूनी या अवैधानिक कार्य करते हैं, वो इलिसिट में आता है। लेकिन मिलता जुलता शब्द देखिएगा, ये शब्द आपका है एलिसिट। एलिसिट, और एलिसिट का मतलब
किसी से कोई राज या रहस्य है वो आपको उगलवाना पड़े, किसी से रहस्योद्घाटन आप करवा लेते हैं, किसी रहस्य का पता लगा लेते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? वहां पर रहस्य का पता लगाना, रहस्य का पता लगाना। अब ये जो स्थिति आती है वो आपकी एलिसिट में जाती है। अब आप गौर करें, इलिसिट एलिसिट बोलने में एक जैसे लगेंगे। अब कंफ्यूजन ये हो जाता कि हम इसका अर्थ यहां ले जाते हैं, इसका अर्थ यहां ले जाते हैं, इसी वजह से नहीं कंफ्यूज्ड वाले सेक्शन के अंदर दिया जाता है। ऐसे ही कंफ्यूजेबल वर्ड में देखिएगा, यहां पर दो शब्द लिख रहा हूं, ये वाला बोलने को इसे आपका स्टेशनरी कहा जाएगा, और जब आप नीचे वाले को पढ़ते हैं तो इस टर्म को देख लीजिएगा, इसे भी आपका क्या पढ़ा जाएगा? वहां पर स्टेशनरी ही पढ़ा जाएगा। अब एक में NARY है, एक में NERY है। ऐसा नहीं कि कोई सा स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत नहीं है, बल्कि दोनों का उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग रहेगा, वही होमोफोन में आपका चलता चलेगा। इस स्टेशनरी का मीनिंग होता है स्थायी, जो एक जगह स्टेबल होता है या जो एक जगह आपका स्थिर होता है। और ये जो नीचे वाला स्टेशनरी है, अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये स्टेशनरी आता है लिखने पढ़ने की सामग्री के लिए, जो आप बुक डिपो वाला समझते हैं ना, वो वाला लिखने पढ़ने की सामग्री। अब हमसे गलती क्या रहती है कि हम ऊपर वाला जो ARY है उसको हम समझ जाते हैं ये वाला बुक डिपो वाला, जबकि हमें समझना ये चाहिए NARY स्थिरता के लिए आता है। जैसे आप ये कहते हैं कि द सन इज स्टेशनरी लाइक दैट, ऐसा द टेबल इज स्टेशनरी लाइक दैट, ऐसा ये जो पार्ट है वो किस में जाएगा आपका? वहां पर स्थायी या फिर स्थिर में, परमानेंसी में भी जा सकता है। गतिमान होकर परमानेंट है, वो भी स्टेशनरी है, या फिर एक जगह पड़ा है लेकिन गतिमान नहीं है, वो भी क्या है? आपका स्टेशनरी है। लेकिन ये स्टेशनरी नीचे वाला बिल्कुल अलग है। कुछ बुक शॉप्स के ऊपर आपको कई बार स्पेलिंग एरर देखने को मिल सकता है, वो ERY की बजाय क्या लगा बैठते हैं? आपका ARY लगा देते हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा, नंबर 12 का देखिएगा, ये शब्द है आपके पास में ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे भी, इसका उच्चारण कई बार पढ़ दिया जाता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं होता है, ये क्या रहेगा? एक्सेप्ट रहेगा। और एक्सेप्ट को हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? स्वीकार करना, स्वीकार करना। फिर इसी से मिलता जुलता शब्द ये रहेगा एक्सेप्ट, उच्चारण बिल्कुल सेम, स्पेलिंग चेंज हो रही है, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मीनिंग अपन क्या लेते हैं? के सिवाय या के अतिरिक्त या फिर के अलावा या को छोड़कर। एक ही शब्द को मैंने अलग अलग वे में लिखा है, कुछ जगह आपको किस तरीके से, कुछ जगह किस तरीके से दिया जाता, बात वही है, मीनिंग तो आपका वही रहना। मतलब एक समूह विशेष में से किसी एक इकाई को या एक से ज्यादा इकाइयों को अलग करते हुए, उन्हें एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं, वो किस में जाएगा? आपका एक्सेप्ट में। लेकिन इनमें से जैसे ये नीचे वाला वर्ड है, उसका उच्चारण, स्पेलिंग सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन केवल ये बीच के अक्षर का आगे पीछे होते ही गड़बड़ हो जाता है। देखिए EXCEPT, EXPECT, ये CEP को क्या कर दिया है? PECT। उच्चारण भी बदला, स्पेलिंग भी बदली, मीनिंग भी बदलेगा। इसे ऊपर वाले को एक्सेप्ट कहते हैं, नीचे वाले को आप क्या कहेंगे? एक्सपेक्ट कहेंगे। और एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या रहेगा? आशा करना, आशा करना, और या फिर आपका टर्म निकल सकता है अपेक्षा करना, आशा करना या अपेक्षा करना। अब ये दूसरे वाला जो मैं लिखता चल रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जहां पर जिन्हें अलग डिक्शनरी में देखने के बाद में ये सवाल खड़े करने होते हैं कि सर आशा है तो अपेक्षा नहीं हो सकता क्या? लाइक दैट, जबकि दोनों चीजें क्या है? आपकी सेम ही रहती हैं। नंबर 15 का वर्ड लीजिएगा आपका, ये शब्द है ISLE, अभी इसका उच्चारण नहीं बोल रहा हूं। नंबर 16 का शब्द है AISLE। अब ये दोनों ही आप देखिए, दोनों का उच्चारण क्या रहेगा? आयल, आयल। इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, आइजले नहीं होगा, आइजल नहीं होगा, ये भी आयल रहेगा। नीचे वाला शब्द भी क्या रहेगा? आयल रहेगा। ये आयल क्या है? आइलैंड के लिए वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के तौर पे लिखा हुआ वर्ड होता है, जिसे आप क्या कह देते हैं? आपका प्रायद्वीप। क्या पढ़ देंगे इसे? आपका प्रायद्वीप पढ़ देंगे। फिर जो नीचे वाला आयल है, इसे पर क्या पढ़ेंगे? आपका दो पंक्तियों के बीच की जगह, दो
पंक्तियों के बीच की जगह, उसे अपन क्या बोलेंगे आपका? आयल। जैसे 2 रोज आती हैं, उनके बिटवीन स्पेसिंग तो जरूर मिलेगी, बिल्कुल सटे हुए थोड़ी ना रहेंगे आपका, कहीं ना कहीं तो आपका हल्का फुल्का गैप मिलेगा, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे क्या बोलेंगे अपन? आपका आयल बोलेंगे। अगले सवाल पे आइएगा, नंबर 17। एक तरीके से हर शब्द अपना सवाल ही है भाई आपका। भाई अगला इससे मीनिंग पूछ ले, मीनिंग ना पूछे तो उसको ब्लैंक स्पेस में पूछ ले, क्वेश्चन के रूप में देखा जा सकता है। टर्म है आपके पास में लेजिटिमेट, लेजिटिमेट। और लेजिटिमेट को अपन क्या कहते हैं? जो वैधानिक होता है, वैधानिक, जो कानून के दायरे में आता है। इसके साथ इसका एंटोनिम भी देख लीजिएगा, वो मैं यहां लिख रहा हूं आपका, इललेजिटिमेट। एंटोनिम भी आपके वहां पर सिलेबस में जुड़े हुए हैं। इललेजिटिमेट का मतलब क्या है? जो अवैधानिक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने शब्द सीखे थे ना, उनसे मिलता जुलता वर्ड यहां पर आपके समक्ष दे रहा हूं, अवैधानिक। वैसे यहां पर अपने पास में ये जो लेजिटिमेट का टर्म आता है, इसके साथ ये शब्द पढ़ना है, लेजिबल, लेजिबल। अब देखिए लेजिटिमेट, लेजिबल, तो शुरू में लेजी लेजी आ रहा है, तो जहां पर जो इंग्लिश से जुड़ा हुआ बंदा नहीं होता है उसके लिए काफी परेशानी क्रिएट हो जाती है कि मैं इसे क्या समझूं, इसे आपका क्या समझूं। तो यहां पर जो अपने पास लेजिबल आता, तो लेजिबल का आपको क्या करना है? उल्टा भी देखना है, और उल्टे में आपका प्रीफिक्स लग जाएगा, कौन सा? IL लग जाएगा, और क्या बनेगा वहां पर? इललेजिबल बनेगा। अब दोनों का अर्थ देखिएगा। इस लेजिबल को अपन पढ़ते हैं तो ये होता है आपका सुपट्ठे, सुपट्ठे। कि कोई हैंडराइटिंग है आपकी, मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है हस्तलिखित, जो पढ़ते ही अगले को समझ में आना शुरू हो जाए, पढ़ते ही अगले को समझ में आना शुरू हो जाए, उसे अपन क्या नाम दे देंगे आपका? वहां पर लेजिबल का नाम दे देंगे। और इललेजिबल, जैसे डॉक्टर्स वगैरह लिखते हैं, आपको राइटिंग ढंग से समझ में नहीं आती है, उसे क्या कहा जाता है? आपका अपठ्य कहा जाता है। जिनकी हैंडराइटिंग बुरी मानी जाती है या फिर अस्पष्ट मानी जाती है, क्लियरली समझ में नहीं आती, उसे क्या कहेंगे? आपका इललेजिबल। लेकिन जब ये लेजिबल पढ़ रहे हैं तो इसी से करीबी शब्द निकाल लो, कौन सा है आपका? एलिजिबल, एलिजिबल। और एलिजिबल को अपन हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं? आपका योग्य, जो कि पात्र होता है। और यहां इसका उल्टा ले लेंगे, उल्टा क्या बनेगा? इनएलिजिबल, इनएलिजिबल, जो आपका अयोग्य होता है, जो योग्य नहीं पढ़ा जाता है, उसे अपन क्या नाम दे देंगे? आपका इनएलिजिबल नाम दे देंगे। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड है आपका, जब वैधानिक की बात कर ली है तो हम ये वर्ड भी डाल सकते हैं, कौन सा? लीगल। लीगल का मतलब वैधानिक या फिर कानूनी रहेगा आपका। इसका एंटोनिम भी आप साथ में देख लीजिए, कंफ्यूज के साथ में ये भी चल रहे हैं आपके, इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब क्या रहेगा आपका? जो गैर कानूनी है या फिर आपका अवैधानिक होता है, या कानून के दायरे से बाहर होता है, कानून को तोड़ने वाला होता है, कानून की अनुपालना नहीं करने वाला होता है। अगले टर्म में आइएगा आपका, यहां पर नेक्स्ट वर्ड है आपका डेजर्ट। ये उम्मीद करता हूं कि आप में से लगभग सबको आता होगा। इस डेजर्ट को आप क्या बोलते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यहां बनेगा आपका, ये वाला 22 वाला, DESSERT या DESSERT, ये डेजर्ट। अब देखो दोनों मिलते जुलते आगे, DESERT हो गया, DESSERT या SSERT हो गया। इस डेजर्ट को अपन कहते हैं खाने के बाद, खाने के बाद, भोजन के बाद ग्रहण किया जाने वाला, ग्रहण किया जाने वाला मीठा पदार्थ, मीठा पदार्थ। ये किस में चला जाएगा? आपका डेजर्ट में चला जाएगा। जैसे आप खाना लेते हैं तो खाने के लिए वहां पर 3 पैटर्न में आप देखते हैं कि शुरू में किसी भी होटल में जाते हैं तो आपका वेटर के द्वारा आपके समक्ष क्या प्रेजेंट किया जाता है? स्टार्टर। और जो आप फूड ऑर्डर करते हैं, जब तक वो बनकर तैयार नहीं होता, आप स्टार्टर से च्यूइंग जारी रखते हैं अपनी। उसके बाद में यही चीज किस में चली जाती है? आपकी लेटर ऑन मैन कोर्स में चली जाती है। और मैन कोर्स के बाद में जो तीसरा पक्ष आता है, चाहे वो मिठाई के रूप में आपका कोई थोड़ा सा हार्डिश हो सकता है, या फिर आपके लिए जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इस तरीके से चाशनी का आइटम भी हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई हार्डिश वे के अंदर ही कुछ अलग से नहीं डालकर आइसक्रीम टाइप में दिया जा सकता है। वो पार्ट किस में आ जाता है? डेजर्ट में आ जाता है। अब आप जरा गौर करना,
इन तीनों के तीनों सेक्शन के अंदर यहां जो डेजर्ट ये लिखा जा रहा है वो डेजर्ट सिर्फ किसके लिए है? आपका स्वीटिशनेस के लिए है। उसमें कोई पेट भरने या फिर एपेटाइट को क्वेंच करने की बात नहीं आती है, बल्कि किसके लिए? उस आपके स्वीट मटेरियल के लिए आ रहा है, स्वीट ऑब्जेक्ट के लिए वहां पर उसे बोला जा रहा है। लेकिन ये एक लिमिटेड पार्ट में होगा, ऐसा नहीं कि वहां पर आप 4 से 5 पीसेस ले लेते हैं, लाइक दैट, ऐसा नहीं हो सकता है। अगले शब्द पे चलिएगा, आपका 23 का ये शब्द देखिएगा। अपने पास एक वर्ड होता है आइस। आइस का मतलब आप समझते हैं क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। और दूसरा वर्ड ये है आपका स्नो। स्नो भी किसके लिए आता है? बर्फ के लिए आता है। एक तरीके से जो सॉलिड स्टेट आपकी आती है, जैसे आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में देखते हैं, तो वो आपका क्या है? आइस है। लेकिन जैसे आप ये समझते हैं कि कॉटन के रूप में दिखने वाला, रुई जैसा दिखने वाला और बर्फबारी होता तो ऊपर से आपका गिरता रहता, आपको कोई चोट भी नहीं आ रही होती है और हल्का हल्का सा आपका रुई के नाते वो नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उस आपकी बर्फबारी को क्या आप आइस फॉल कहेंगे या स्नोफॉल कहेंगे? स्नोफॉल कहेंगे। तो ये भी किसके लिए? आपका वहां पर बर्फ के लिए। दोनों में क्या रहेगा? फर्क रहेगा। अब यूज कैसे करवा लेगा? ब्लैंक स्पेस के बाद में फॉल जोड़ देगा, ब्लैंक स्पेस के बाद फॉल जोड़ देगा। तो वहां पर आप क्या करें? आइस फॉल लगाएंगे या फिर स्नोफॉल लगाएंगे? स्नोफॉल लगाएंगे। सिंपल यूजेस के अंदर ऐसा देखा जाता है। अगले टर्म पे आइए, अपना वर्ड है नेक्स्ट का ये वाला। अब यहां कई बार क्या होता है कि अपन एब्रीविएशन के अंदर भी गलतियां कर जाते हैं। एब्रीविएशन वाली बात तो मैं आपकी बाद में करूंगा, पहले कुछ ऐसे ही शब्द इसी क्रम में चलाते हैं। WEATHER, वेदर। वेदर को आप जानते होंगे। वेदर को अपन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आपका मौसम पढ़ेंगे। ठीक इसी वे में आपके पास टर्म आ सकता है WHETHER। अब देख लीजिए फर्क क्या है। यहां THER है, यहां THER है, यहां WWEA और HE का फर्क है। इस वेदर का मीनिंग आप लेते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे? यदि पढ़ देंगे, काश पढ़ देंगे, या फिर आपका अगर पढ़ा जाएगा। यदि है, काश है, या फिर आपका अगर लिया जाएगा। फिर एक वर्ड आपको और लेना है इन्हीं से मिलता जुलता, और ये पार्ट है WETHER वाला। इस वेदर का मतलब क्या होता है? किसी भी जानवर विशेष को बांधने के लिए जो खूंटा होता है उसे क्या कहा जा सकता है? वेदर। WETHER कहा जा सकता है। अगले वर्ड पे आइएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका LIGHTENING। इसे अपन पढ़ते हैं आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है वजन हल्का करते हुए। वजन हल्का करते हुए अगर कहीं पर भारी भरकम वजन डाला हुआ है, उस वजन को आप हल्का कर देते हैं, तो उस टर्म को अपन क्या पढ़ देंगे? आपका लाइटनिंग पढ़ देंगे आपका। लेकिन इसी वे के अंदर हमारे पास में एक टर्म और चलता है, और वो टर्म रहेगा बिजली या फिर आपका विद्युत के चमकने वाला। आकाश की जो विद्युत है उसकी बात मैं कर रहा हूं, आकाशीय तड़ित की बात कर रहा हूं आपका। इसे अपन क्या कहेंगे? देखिए जरा, आकाशीय बिजली। अब मैंने इंग्लिश नहीं लिखी आपके लिए, पहले यहां पर ये हिंदी अर्थ आपका डाल दिया है। आप कोशिश करें 2-4 सेकंड लेके कि आप इसे निकाल पाते हैं क्या। स्क्रीन से मैं हटता हूं, तब तक आप साथ साथ में लिखने की कोशिश भी करें। पिछली स्लाइड्स के अंदर 1 या 2 वर्ड्स ही थे आपके, लेकिन इस बार अपने पास में वर्ड्स क्या आ रहे हैं? वहां पर ज्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा नोट करने की कोशिश भी आप वहां पर करेंगे। एक तो वर्ड क्या है आपका वहां पर? लाइटनिंग वाला, जो किसके लिए आ रहा है वहां पर आपका? जब आप किसी चीज का वजन क्या करते हैं? आपका हल्का करते हैं। और एक दूसरा वर्ड है आपका लाइटनिंग वाला, अलग रहेगा, जो कि बिजली के चमकने वाला होता है, जिसमें आपका ई है, ई की स्थिति गायब हो जाएगी। मतलब ये तो देखो लाइटन से बना है। ये मैंने इतना रोककर आपको क्यों बताया, वो चीज आपको देखनी है। अपने पास में यहां साइड में आइए जरा, ये टर्म है LIGST। ये लाइट आपका नाउन होता है, संज्ञा शब्द होता है, और इसे लाइट के अंदर अपन हिंदी में पढ़ें तो रोशनी कह सकते हैं। और यही शब्द, ये जो लाइट शब्द आपके पास में है, इसे ही आप किसका नाम दे सकते हैं? एडजेक्टिव का नाम दे सकते हैं, विशेषण का नाम भी दे सकते हैं। और विशेषण में जब इसे पढ़ने जाएंगे तो इसे क्या कह देंगे? आपका हल्का कह देंगे, वजन में हल्का कह देंगे। और जब इसे वर्ब बनाएंगे तो वर्ब में ये यूं होगा LIGSTNEN, और ये वर्ब के अंदर कहलाएगा आपका वहां पर हल्का करने के लिए ये वाला पार्ट आपका। अब ये जो टर्म आपके पास में आ रहा है, तो यहां पर अपने पास में वर्ब के रूप में आया। जैसे अपन बोलते हैं लाइट वेट, तो वो तो है एडजेक्टिव में, और लाइटन किस में है? वर्ब में। मीनिंग दोनों का क्या है?
एक जैसा। जैसे मैं इन तीनों का एक एग्जांपल ले देता हूं, मैं ये कहता हूं इट इज डिम लाइट, इट इज डिम लाइट, काफी धुंधली रोशनी है इसके लिए। तो अब ये यहां पर लाइट किसका काम कर रहा है? आपका नाउन का काम कर रहा है। अगर नीचे में यहां पर पढ़ता हूं आपका एडजेक्टिव के तौर पर, इट इज लाइट वेट, इट इज लाइट वेट, ये हल्के वजन की बात आ रही है यहां पर। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और मैं यहां सेंटेंस चेंज करके लिखता हूं आई लाइटन द वेट। अब ये टर्म लो, यहां किसके लिए जाएगा? आपका वर्ब के लिए जाएगा। लाइटन फर्स्ट है, लाइटन आपका सेकंड होता है और लाइटन ही आपका थर्ड होता है। लेकिन अभी भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, जो बात मैंने छोड़ी वो अभी भी बाकी है आपका। यहां से ये जो ई है वो कम कर दीजिए और कम करके आप यहां पर इस तरीके से लिख दीजिए। बताइए ये क्या हो जाएगा? लाइटनिंग। इस लाइटनिंग का मतलब किससे लिया जाएगा? आकाशीय बिजली से ले लिया जाएगा। अगले शब्दों पर आए आप। नंबर 30 का ये शब्द है DYE। इस डाई का मतलब होता है रंग करना, या फिर क्या पढ़ सकते हैं? रंगना, रंग करना या रंगना। लेकिन इसी सेम उच्चारण का स्पेलिंग चेंज करते हुए वर्ड लेते हैं DIE। इसे क्या पढ़ेंगे? आपका मरना। ये सिंपल सबको आता होगा। 32 पे वर्ड लीजिएगा कंफ्यूजन के अंदर आपका। ये टर्म चलेगा वहां पर BYE। इस बाई को हम कहते हैं जुदा होने के लिए, अलविदा होने के लिए, अलग होने के लिए। ये क्या है आपका? BYE। लेकिन अगर आपके पास में शब्द ये आता है BY, तो इस बाई का मतलब क्या होता है? के द्वारा भी होता है। इसे कुछ जगह के अनुसार के अर्थ में देखा जाता है, कुछ जगह इसका अर्थ तक भी निकलता है, कुछ जगह इसका अर्थ के समीप या नजदीक भी निकलता है। अलग अलग मीनिंग वहां पर आ रहे हैं। जैसे आप ये कह दें कि द मर्डर वॉज डन बाई द टेररिस्ट, तो के द्वारा का मीनिंग है। या फिर आप ये कहें इट इज 9 PM बाई माई क्लॉक, तो के अनुसार का मीनिंग है। आप ये कहते हैं आई शैल रिटर्न बाई 7 PM, तो तक का मीनिंग है। या ही इज स्टैंडिंग बाई द रोड, तो वहां पर के समीप या फिर के नजदीक का अर्थ। मतलब सबका एक अलग अलग पैटर्न चलता रहता है। अब अगला पार्ट देखिएगा। यहां पर जो आपका वेदर देखा था उसमें नंबरिंग भले ही अपनी कम हो जाए, कोई इश्यू नहीं रहेगा। यहां पर एक वर्ड आपको और देखना है और वो वर्ड है वेदर, WITHER। और वेदर के मायने क्या होते हैं? सड़ा हुआ होना, सड़ा हुआ होना, जो रोटन स्टेट में होता है। यहां पर आप इसे दूसरे वर्ड में ऐसा लिख सकते हैं रोटन, ROTTEN या ROTTEN, उसके साथ जोड़ा जा सकता है। अगले टर्म पे आइएगा। वहां पर नेक्स्ट वाला है सिंपल वर्ड, पहले आपको देता हूं IN, इन का मतलब पहले से अंदर, के अंदर की स्थिति। किसी भी क्षेत्र विशेष में जो पहले से अंदर की स्थिति होती है उसको अपन किसका नाम दे सकते हैं? इनका नाम दे सकते हैं। फिर अगले टर्म में आते हैं आपका, ये है INN वाला, और इसे लेते हैं तो ये किस में जाएगा? आपका सराय में जाएगा, या फिर इसे क्या कह सकते हैं? आपका धर्मशाला कहा जा सकता है। सराय कह सकते हैं, धर्मशाला कह सकते हैं। देखो मैं यहां पर उन शब्दों को शामिल नहीं कर रहा हूं जो कि नाउन और वर्ब के रूप में एक हल्का सा डिफरेंस कर देते हैं और वो उच्चारण में डिफरेंस कर देते हैं, लेकिन मीनिंग लगभग मिलता जुलता सा है, उनको यहां नहीं लिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो एक शब्द यहां आपको बताता हूं। एक वर्ड है ADVICE और दूसरा शब्द है ADVISE। इस एडवाइस का मतलब क्या रहेगा? आपका सलाह रहेगा। और ये यहां किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। अब नीचे वाला भी वही मीनिंग देगा, बस हल्का सा फर्क क्या हो जाना इसके अंदर, जो सलाह था उसमें आप सलाह देना इतना कर देंगे, सलाह देना। और ये टर्म आपका
नाउन की बजाय किस में चला जाएगा आपका, वर्ब में चला जाएगा। अब सी वाला नाउन है, एस वाला आपका वर्ब है, लेकिन मीनिंग देख लीजिए, आराम से पता चल रहा है, सलाह के लिए आ रहा है, इसलिए इनको मैं इधर अटैच नहीं कर रहा हूं। ऐसे काफी वर्ड्स होते हैं जिनमें से एक वर्ड में यहां और लेता हूं आपका, जैसे यूएसई। अब यूएसई इसमें तो क्या नहीं होगा आपका, स्पेलिंग भी चेंज नहीं होगा, उच्चारण चेंज होगा। यहां पर जब आप इसे वर्ब के रूप में पढ़ते हैं तो यूज ऐसा बोला जाता है आपका, और इसके मीनिंग को लिखते हैं तो प्रयोग में लेना या उपयोग में लेना होता है। प्रयोग में लेना या फिर आपका उपयोग में लेना आता है। और ये जो टर्म आपका आएगा, ये टर्म बताइए किस में चला जाएगा आपका, वर्ब में चला जाएगा। और ये नीचे वाला है, ये क्या रहता है आपका, यूज रहता है, और इसे खाली प्रयोग या उपयोग ही कहेंगे आपका वहां पर। और ये वर्ब की बजाय किस में है, नाउन में। तो इसमें सीखने वाली बात किससे संबंधित है आपका, उच्चारण से संबंधित सीखने वाली बात है, बजाय किसके आपका वहां पर मीनिंग के, क्योंकि मीनिंग तो कैसा रहेगा, मिलता जुलता सा ही रहेगा, अलग वहां पर नहीं रहने वाला है। अगला पार्ट लीजिएगा, नेक्स्ट है LOSE, लूज। लूज का मतलब क्या होता है, खो देना, खो देना या फिर हार जाना। फिर अगले टर्म पे आइए जरा, अगर आप ऐसा कह देते हैं आपका LOOSE, ये यहां पर गौर करना, उच्चारण में आपसे बहुत बड़ी गलती होती है। हम ये तो ठीक पढ़ते हैं आपका लूज वाला, यहां तो कोई समस्या नहीं है, यहां तो फोनेटिकली ऐसा लिख भी देंगे हम, यहां दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है नीचे वाले वर्ड के अंदर, वो देखिए जरा, ये नीचे वाला शब्द हम गलत पढ़ते हैं, और ये लूज नहीं होता है बल्कि क्या होता है, लूज होता है। अब आप जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि भाई जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो वहां जाने के बाद में आप क्या करते हैं, भैया मैं आपसे एक कपड़ा लेकर गया था और काफी लूज है, मुझे इसकी फिटिंग करवानी है, या फिर आप इसे रिप्लेस करिएगा, एक्सचेंज करिएगा, लाइक दैट। अब वो लूज नहीं होता है, आपने वो कपड़ा खोया नहीं है, आपने वो कपड़ा हारा या गंवाया नहीं है, बल्कि वो क्या है, ढीला ढाला है। और उस ढीले ढाले के लिए जो शब्द आता है वो वहां पर लूज नहीं होता है, बल्कि क्या रहेगा आपका, लूज रहेगा। ये देख लीजिए, ये फर्क है। और हम क्या करते हैं, इसकी जगह ऊपर वाला पढ़ जाते हैं, ये आपके साथ नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्राउड है, 99.99% क्राउड के साथ में ऐसा होता है, चाहे वो मर्चेंट होता है, बिजनेसमैन होता है, एकेडमिशियन होता है, कैसा भी क्यों ना हो, उसकी जुबान पर यह चीज आपकी चढ़ ही चुकी है। फिर अगला पार्ट आपका एक और इससे मिलता जुलता लेते हैं, और यह पार्ट आपका रहेगा लॉस। और इस लॉस का मतलब क्या है, नुकसान या फिर हानि। क्या पढ़ सकते हैं इसे आपका, नुकसान, या क्या पढ़ा जा सकता आपका, हानि पढ़ा जा सकता है। ये टर्म इसके लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगले पे चलिए जरा, यहां पर नेक्स्ट वाला जो टर्म अपन ले रहे हैं 39 वाला, वो आपको देखना है यहां पर थोड़ा सा हटकर। वजह क्या है कि इनके अंदर ये अर्थ के आधार पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन जैसे मीनिंग में आप डीपर वे में जाओगे तो काफी कुछ आपको वहां पर फर्क देखने को मिलेगा। जैसे आपके पास में एक शब्द आता है, वो शब्द है यहां पर पायर, पायर। और इस पायर को अपन क्या पढ़ देंगे आपका, चीता, अग्नि चीता के लिए। और यहां पर ये वर्ड है PAIR, पेयर। पेयर का मतलब क्या रह जाएगा आपका, जो जोड़ा है या फिर युग्म है, जोड़ा है या फिर आपका युग्म है, वो किस में आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा। ऐसे एक वर्ड लीजिएगा। अब आप गौर करें, अपने पास में यहां पर जो P और R दो अक्षर मैच कर रहे हैं, तो जो पहली बार पढ़ रहा होता है उसे थोड़ी समस्या होती है, एक बार देखने के बाद में इजीली आप इसे याद कर लेते हैं। अपने को वही 50 वर्ड लेने हैं जो कि एग्जामिनेशन के अंदर पीछे बार बार पूछे हुए हैं, जिनके पूछने के चांसेस वहां पर बनते हैं। अगला वर्ड RAIN, इस रेन का मतलब आप जानते हैं वर्षा या बारिश से रहेगा। और यहां पर दूसरा वर्ड इससे मिलता जुलता REIN, ये किसी पशु या जानवर को बांधने के लिए काम में लिया जाने वाला जो खूंटा होता है उसे अपन रेन कहेंगे। और तीसरा रेन एक और निकल कर आएगा REIGN। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसे क्या कह देंगे, आपका शासन काल कह देंगे या शासन अवधि कह देंगे। ये किस में चला जाएगा, आपका REIGN में चला जाएगा। अब आप गौर करें, जैसे ऊपर वाले आप देखते हैं तो वो बिल्कुल डिफर हैं आपका,
बिल्कुल ही अलग नजर आने वाले होते हैं। लेकिन जैसे आप नीचे वालों पे चलते हैं तो नीचे वाले डिफर नहीं लगते हैं, बल्कि आपस में काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए से लगते हैं। और अगर उनमें आप RAIN को बाहर कर दें, RAIN का मतलब जो बारिश वाला है उसे बाहर कर दें, फिर उसके बाद में आपको तकलीफें ज्यादा होती हैं REIN वाले में, या फिर आपका वहां पर REIGN के अंदर। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नजर आते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं आपके पास में एक प्रीपोजिशन का वर्ड लेता हूं, ये प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाई भी है, अगर आप गौर करें तो ये मैंने आपको पहले बताया भी है, लिखते ही याद आ जाएगा। एक तो शब्द क्या है आपका, बिटवीन है, और दूसरा शब्द क्या है आपका, अमंग है। अब बिटवीन भी आता है क्या आपका, के बीच में के अर्थ में, के बीच में, और अमंग भी कहां आता है आपका, के बीच में के अर्थ में। लेकिन दोनों में फर्क देखिएगा जरा, ये बिटवीन कहां आता है आपका, दो के बीच में, और ये जो अमंग वाला है ये कहां आता है आपका, दो से ज्यादा के बीच में, या दो से अधिक के बीच में। जैसे राम है वो श्याम और सुरेश के बीच में बैठा हुआ है, बिटवीन आ जाएगा। महेश ने अपना सिलेक्शन होने के बाद में हम सब के बीच में मिठाइयां बांटी, तो क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। ये सेंटेंस को देखते इजीली आपको वहां पर पता चलता। देखो बार बार मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि जो वर्ब और नाउन वाला है उस पर मैं कम फोकस कर रहा हूं, क्योंकि वो दोनों मीनिंग क्या रखेंगे आपका, एक जैसा रहेंगे। जैसे यहां पर पहला शब्द अफेक्ट का है और दूसरा शब्द क्या है आपका, इफेक्ट का है। अब अफेक्ट तो काम में आता है वर्ब के रूप में, और जब आप बात करते हैं यहां पर इफेक्ट की, तो ये वहां पर अपने पास में काम आता है नाउन के रूप में। नाउन वाले में आप इसे क्या कह देते हैं, प्रभाव कह देते हैं, और यही प्रभाव आगे चलकर किसकी भूमिका ले लेता है, परिणाम की। और यहां पर जो आपका अफेक्ट है, अगर उसकी चर्चा आप करते हैं तो ये अफेक्ट वाला मैनर है, इस अफेक्ट वाले मैनर को आप क्या ले लेंगे, आपका प्रभावित करना। बताइए क्या कह सकते हैं इसे, आपका प्रभावित करना। इस तरीके से इसकी डीलिंग वहां पर ली जा सकती है। तो अफेक्ट है आपका प्रभावित करने के अर्थ में, और इफेक्ट है आपका वहां पर प्रभाव या फिर परिणाम डालने के अर्थ में आएगा। फिर अगले टर्म पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे 46 का रहेगा। यहां पर एक चीज आपको यह समझनी है कि जब भी आप वहां ऐसे शब्द लेते हैं तो इनको रट्टा मारने की बजाय किसी सेंटेंस के साथ में यूज करने की कोशिश करें, ताकि आपको दिक्कत वहां पर नहीं आए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंसेस आपस में क्या हो जाते हैं, आपके मिक्स हो जाते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप उन सेंटेंसेस का मीनिंग उल्टा अप्लाई कर देते हैं, जो आपको करना नहीं होता है। जैसे देखिए एक शब्द मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, ये वाला, अब आप इसे ढंग से नहीं पढ़ते तो आप ये पढ़ देंगे साहब कि ये राजधानी के लिए है, या पूंजी के लिए है, या बड़े के लिए, जबकि वो शब्द है ही नहीं। मैंने जो वो वहां पर शब्द आपको दिया वो अलग है। यहां जो आपके जहन में घूमता है वो शब्द ये है, कौन सा, CAPITAL। आप ढंग से नहीं देखते यहां पर OL है कि AL, आपका ध्यान स्पेलिंग पे नहीं जाता है, बस इतना ही पेपर सेटर को चाहिए होता है। यहां कैपिटल का मतलब होता है कि कोई बड़ी सरकारी इमारत हो, बड़ी सरकारी इमारत हो सकती है, या फिर आपका बड़ा सरकारी भवन हो सकता है। उसे किस नाम से जाना जा सकता है, कैपिटल के नाम से। और जो ये नीचे वाला कैपिटल है इसे अपन पढ़ते हैं तो बताओ क्या कहेंगे, आपका पूंजी कहेंगे, या फिर इसे क्या नाम दे सकते हैं, आपका वहां पर बड़े वर्ण के लिए भी काम में लिया जा सकता है। जैसे पहली ABCD वाले आप जो अक्षर हैं उनको बोलते हैं वो कैपिटल लेटर्स वाले, वो भी कहा जा सकता है। और इस कैपिटल का एक मीनिंग आप लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं, राजधानी भी से कहा जा सकता है। लेकिन गौर करें यहां पर कैपिटल और कैपिटल में, कैपिटल अपने को आता है लेकिन कैपिटल नहीं आता है, तो इन दोनों के बीच में वहां पर हल्का सा चेंज हो सकता है। अगला पार्ट लीजिएगा, नेक्स्ट वाला टर्न है अपने पास में कौन सा, फार्दर और फर्दर वाला। यह भी काफी बार आपसे पूछा जाने वाला शब्द रहा है। फार्दर और फर्दर दोनों में साथ साथ यहां लिख रहा हूं, फार्दर और आपका फर्दर, इस तरीके से ये लीजिए। अब फार्दर का मतलब क्या होता है, जो दूरी से संबंधित होता है या दूरी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप ये कह देते हैं कि जयपुर इज 125 किलोमीटर्स फार्दर सीकर,
टू सीकर देन सीकर, कि सीकर से जयपुर इतनी दूरी पर अवस्थित है, तो किस में आ जाएगा आपका, फार्दर में आ जाएगा। लेकिन जब आप यहां फार्दर की बजाय फर्दर की बात करते हैं तो वो होता है क्रम में। क्रम में जो अगला होता है, क्रम में जो आगे वाला होता है, क्रम में जो दूसरा होता है, उसे क्या कहा जाएगा, फर्दर। जैसे सपोज करो कि ये पीरियड आपका इंग्लिश का होता है, अगला लेक्चर आपका वहां पर हिंदी का आ जाता है, तो वहां पर वो पीरियड कैसा रहेगा, फर्दर। एक इवेंट हैपन हो चुकी है, दूसरी इवेंट हैपन होती, तो वो क्या है, फर्दर इवेंट है आपका। मतलब जो नेक्स्ट के सेंस में आता है, अगले के क्रम में आता है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका फर्दर कहा जाएगा। अब अगला वर्ड लीजिएगा, ये वर्ड है आपके पास में LATER, और इसी से जुड़ा हुआ अपन एक वर्ड और निकालते हैं LATTER या TTER। ये जो पहला लेटर है ये आता है आपका बाद में। ये किससे जुड़ा हुआ है, टाइम्स रिलेटेड है, समय से संबंधित होता है कि ये काम मैं बाद में करूंगा। आई शैल डू इट लेटर, आई विल डू इट लेटर, यू शुड डू इट लेटर, कि आपको इसे बाद में करना चाहिए, मतलब हाल फिलहाल के लिए रोकिए, इसे बाद में ले जाइए। तो टाइम से रिलेटेड जो चीज है उसे बाद में आप ले जाते हैं। सेकेंडली हैपन होने वाला वो LATER में आएगा। लेकिन ये जो लेटर है ये फॉर्मर का अपोजिट होता है, और इसे अपन हिंदी में क्या कहेंगे, बाद वाला। क्या कहेंगे आपका, बाद वाला। और ये ऑर्डर में आएगा। यहां ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, बल्कि ऑर्डर का मीनिंग अपन लेना चाहें तो बताओ ये किस में जाएगा, आपका क्रम में जाएगा। यहां ऑर्डर आदेश के लिए नहीं होगा, बल्कि ऑर्डर यहां पर किसके लिए आ जाएगा, आपका क्रम विशेष के लिए आ जाएगा। तो आपको समझना क्या है, यहां LATER है वो टाइम के लिए है, LATTER है क्या, आपका ऑर्डर में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये जो बंदा है रमेश, ये पहले क्रम में है आपका, और फिर यहां पर सुरेश, ये किस में है, दूसरे क्रम में है। तो ये बंदा तो रहेगा आपका फॉर्मर, पहले वाला, और ये यहां पर जो नीचे आ गया ये क्या रहेगा, आपका लेटर, बाद वाला। तो ये किसकी बात चल रही है, आपकी ऑर्डर की बात चल रही है। यहां ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं, बल्कि किससे है, क्रम से लिया जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष 50 वर्ड हैं, ये यहां पर डिस्कस किए हैं। एक वर्ड इंग्लिश में लिख के सीधा हिंदी की बात कही है, ज्यादा इंटरप्रेट नहीं किया, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन ज्यादा लेते हैं तो ये 50 भी मैं लिख नहीं पाता, 50 भी आपको नहीं बता पाता। लेकिन क्या एग्जामिनेशन में मात्र 50 शब्दों से काम चल जाएगा, नहीं ना। अब आपको ये पता है कि मिलते जुलते शब्द हैं, उनका सब का हमें हिंदी ट्रांसलेशन, उनका मीनिंग सीख लेना है। तो ये मटेरियल कहां से आएगा, सारी चीजें डिजिटल बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, काफी टाइम का कंजप्शन होता है। तो इसका एक बेहतरीन तोड़ ये है कि जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं वो बतौर PDF आपको नोट्स के सेक्शन में मिलेंगे। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कोशिश करूंगा कि कुछ आपकी और जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के पार्ट से जुड़े हुए वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए, इनको आप देखते हैं तो इनमें से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम को टच नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपके एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां इंग्लिश सिलेबस में होता है और वहां पर अगर आपका कंफ्यूज्ड वर्ड सिलेबस में लगे हुए हैं या रॉन्गली यूज्ड वर्ड सिलेबस में लगे हुए हैं, उन डिफरेंट एग्जामिनेशंस के पेपर्स के अंदर से ये सवाल हैं या फिर ये शब्द हैं आपको निकाल कर दिए में, तो आपको एक लेवल का भी पता चल जाता है कि इस स्तर तक हमसे वहां पर वर्ड पूछा जा सकता। लेकिन फिर दोहरा देता हूं, केवल अर्थ से काम नहीं चलेगा, उसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला ब्लैंक स्पेस में आपको ऐसा वर्ड भरवा सकता है, और दूसरा सिंपल तरीका तो है ही आपका वर्ड देके आपसे क्या पूछ लिया जाए, मीनिंग वहां पर पूछ लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक से रूबरू जरूर हुए होंगे कि इस टॉपिक में अगला हमसे वहां पर पूछना क्या चाहता है। अगर इतना पता है तो उसके बाद में जो PDF आप पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, और यकीन मानिएगा कि आपका सवाल वहां पर उस PDF के बाहर होने वाला नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।